हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। देखो, यूकैरियोटिक सेल की जो बेसिक कंपोजिशन होती है, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, वो तो सेम ही रहती है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं न्यूक्लियस को लेके, सेल ऑर्गेनेली को लेके, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये देखो, यूकैरियोटिक सेल की बात करें स्टूडेंट, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्ट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई एंड एनिमल्स। इन सभी की जो सेल्स होती है, दे हैव यूकैरियोटिक सेल। तो प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स ऑल possess यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब जो प्लांट सेल होती है उसके पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सेल है स्टूडेंट, और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन मिलती है जो कि रिजिड और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, दिस, और इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है जरूरी नहीं है सभी यूकैरियोटिक सेल में हो, कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती। फंक्शन मेनली क्या होता है, सेल को शेप देना, किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करना, रिजिड होती है तो प्रोटेक्शन और सेल को शेप देना, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके होते हैं। अब यही सेल वॉल स्टूडेंट प्रोटिस्ट्स की सेल में भी प्रेजेंट होती है, ये देखिए। देन फंजाई की सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये देखिए, ये जो सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, लेकिन मेम्ब्रेनस बाउंड इस तरीके से अंदर ऑर्गेनली भी प्रेजेंट है, ये देखिए। और दो तरह की मेम्ब्रेन, एक बाहर और एक जो ऑर्गेनली को अंदर होल्ड कर रही है। तो यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली दो एनवलप सिस्टम बनता है, और इसकी वजह से एक सेल में अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली की वजह से कंपार्टमेंट्स में अंदर दिखाई देती है, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन है जो अंदर छोटा छोटा सा अलग अलग कंपार्टमेंट बना रही है। क्लियर? देन देखिए स्टूडेंट, इट हैज टू एनवलप सिस्टम, जो अभी हमने डिस्कस किया। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवलप है, और एक एनवलप वो है जो ऑर्गेनेली के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो बना रही है। यानी कि एक एनवलप ये और एक एनवलप ये, दो एनवलप जो हैं वो होते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दे possess एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जबकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा था, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है। नेकेड हम क्या कहेंगे, विदाउट मेम्ब्रेन होता है एक्चुअली। वो उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन उसको बाउंड नहीं करती है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड फॉर्म पे मिलता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, इफ दिस इज सेल, तो इसके अंदर बेटे ये न्यूक्लियस
बच्चों ये न्यूक्लियस इस तरीके से मिलेगा और इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। ये देखिए, अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें अभी हमने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, लीनियर रहेगा। इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड लीनियर है, लेकिन ये स्टूडेंट इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म पे रहता है, यानी कि इस तरीके से कॉइलिंग करता है डीएनए। तो कंडीशन क्या है? डबल स्टैंडर्ड, लीनियर एंड कॉइल्ड। अब ये जो कॉइल्ड है, कॉइलिंग करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थी? पॉलीअमाइन्स। और यहाँ पे स्टूडेंट हिस्टोन प्रोटीन होती हैं और यही हिस्टोन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं डीएनए की कॉइलिंग के लिए। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म पे। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी तो हमने डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोक्रोमोसोम का नाम भी दिया था। तो जनरली एक क्रोमोसोम की फॉर्म पे जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह के क्रोमोसोम्स देखने को ये मिलते हैं, ये देखिए। तो एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए जनरली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है। क्लियर? अब इसमें स्टूडेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्ट होता है जहां पे हमारा राइबोसोमल आरएनए बनता है। जब हम न्यूक्लियस को अपकमिंग वीडियोस में न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आप ये समझिए कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलता है। सो स्टूडेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। देन डीएनए की बात करें स्टूडेंट, अभी हमने कहा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, कॉइल्ड है, और कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में। तो देखो न्यूक्लियस में डीएनए है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कुछ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती हैं। वो सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है और वो ऐसा क्या करती हैं जो दूसरी ऑर्गेनेली से डिफरेंट होती हैं, ये भी हम अपकमिंग वीडियो में जब हम इन ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे तो हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में ऐसी होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी सेल का डीएनए न्यूक्लियस में, लेकिन दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनका खुद का डीएनए, अपना पर्सनल डीएनए ये कैरी करते हैं। क्लियर? सो अगर आपसे पूछा जाए डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। जबकि ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म पे। ये देखिए ट्रांसलेशन कहाँ होगी स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म पे। तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म पे होगी, इसको याद रखिएगा। और बोथ ऑल्सो अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और डीएनए होने की वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को प्रोसीड करा सकते हैं। देन जब स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है तो डिवीजन के दौरान क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है।
सो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये देखिए। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये स्टूडेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। 9+2 अरेंजमेंट क्या है? प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है। फ्लैजिला में अगेन इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल होती है स्टूडेंट, उनके पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन जो सेल की इंटरनल शेप को मेंटेन करेगा, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह के साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स की बात करें स्टूडेंट, तो राइबोसोम्स किस तरह के होते हैं? राइबोसोम एक तो साइटोप्लाज्म पे मिलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म पे राइबोसोम होंगे वो होंगे स्टूडेंट ATS। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर राइबोसोम होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर भी राइबोसोम्स होंगे, और वो कैसे होंगे स्टूडेंट? 70S। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई राइबोसोम प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म पे 80S, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे 70S। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना DNA है। क्लियर? इनमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, एंड इनके पास 70S राइबोसोम होते हैं। क्लियर? अब ये देखिए कि जो मीजोसोम्स हमने कहाँ पढ़ी थी? प्रोकैरियोटिक सेल में। और मीजोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था स्टूडेंट? मीजोसोम का फंक्शन था कि DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, और दोनों सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में रोल होता है। तो ये जो मीजोसोम्स होती है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती। कहाँ होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। उसी तरीके से हमने एक एडिशनल स्मॉल सर्कुलर DNA पढ़ा था, दैट इज प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड भी स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, एब्सेंट है। बट सेंट्रियोल प्रेजेंट हो सकते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और सेंट्रियोल का रोल क्या है? सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट हो सकते हैं, और हर सेल में, हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में मिलते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। तो इन्हीं कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे अभी हमने सेंट्रियोल कहा कि भाई एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में नहीं है, तो ऐसी ही कुछ और चीजें भी होती हैं स्टूडेंट, जो यूकैरियोटिक सेल, हर यूकैरियोटिक सेल को आइडेंटिकल नहीं होने देती, उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या होते हैं? सो देखो क्या है, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। ये देखिए, ये प्लांट सेल है स्टूडेंट और ये एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में ये नहीं मिलती है। क्लियर? देन प्लास्टिड्स जो हैं सेल ऑर्गेनली हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड ही होता है। तो ये प्लास्टिड स्टूडेंट प्लांट सेल में मिलते हैं और एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, एब्सेंट होते हैं। लार्ज सेंट्रल साप वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? एक खाली स्पेस सेल में जो मेम्ब्रेनस बाउंड होता है उसको हम कहते हैं वैक्यूल। मोस्टली प्लांट सेल में सेंटर पे प्रेजेंट होता है और चीजों को स्टोर करने का काम करता है।
सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन, पिगमेंट, वेस्ट, इन सब को स्टोर करने का काम भी करता है ये वैक्यूल। तो ऐसा सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, बट अगेन एनिमल सेल में जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट हो, जनरली तो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट हो तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, सेंटर पे नहीं होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, यानी कि बने फिर खत्म हो गए, फिर बने खत्म हो गए, टेम्परेरी इस तरह के होते हैं। बट सेंट्रियोल जिसका सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल है वो प्लांट सेल में नहीं मिलता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल में। चलिए एक बार हम प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा NCERT में जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे आउटर, ये देखिए सबसे आउटर क्या है स्टूडेंट, सेल वॉल। सेल वॉल टर्जिट, हार्ड रिजिड टर्जिट लेयर होती है जिसका काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन देना, सेल की शेप को मेंटेन करना। अच्छा ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है स्टूडेंट, और सेल वॉल के बाहर आप देख सकते हैं कि ये मिडल लैमेला भी प्रेजेंट है, दिस इज मिडल लैमेला। और जो मिडल लैमेला होती है ना प्लांट में, वो दो सेल को आपस में जोड़ के रखती है, सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है। तो अगर सेल को देखें स्टूडेंट, ये सेल है, सो दिस इज ये आउटर, ये सेल वॉल है। क्लियर? ये सेल वॉल है। देन यहां पर होगी स्टूडेंट मिडिल लैमेला, दिस इज मिडिल लैमेला। और इस मिडिल लैमेला का काम दो सेल को होल्ड करके रखना है, और ये दूसरी सेल की क्या हो गई, सेल वॉल। क्लियर? थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आई होप आप लोगों को समझ आया। तो ये स्टूडेंट ये दूसरी सेल है, सो दो सेल वॉल के बीच में क्या होती है, मिडिल लैमेला। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, ये देखिए ये जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के अंदर दिस इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर ये मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए डार्क कलर से मैं बनाती हूँ, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट, इसका काम क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म के कंटेंट को होल्ड करके रखती है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड रहता है। यहाँ पे आपको माइन्यूट पोर दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट, ये माइन्यूट पोर सेल वॉल की, सेल वॉल जो है कंटिन्यूअस लेयर है, बीच बीच में थोड़े से स्पेस होती है और उस स्पेस से पोर बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इन प्लाज्मोडेस्मेटा का काम क्या है, दो सेल के बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करना। क्लियर? अब अंदर की तरफ देखते हैं स्टूडेंट, ये सारा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये सारा पार्ट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर हम सेल ऑर्गेनेली को देख सकते हैं जो कि मेम्ब्रेनस बाउंड है। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखेगा, मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड, दिस इज न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्ट आपको दिख रहा है, दिस डेंस पार्ट इज सेड टू बी द न्यूक्लियोलस। क्लियर? इस डेंस पार्ट को हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोलस। इसके चारों तरफ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, ये देखिए दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल देखिए, इसके ऊपर राइबोसोम्स आपको दिखेंगे। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखिए
यहां पे कोई भी राइबोसोम का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। उसके अलावा इसमें मिलते हैं लाइसोसोम, जिनको सुसाइडल बैग कहते हैं। क्लियर। उसके अलावा बेटे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कह देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। देन उसके अलावा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गोल्जी अपैरेटस। ऑल्दो प्लांट्स के अंदर हम गोल्जी बॉडी को डिक्ट्योसोम्स का नाम देते हैं। क्यों देते हैं, जब हम सेपरेटली इस ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ये फ्री राइबोसोम्स हैं। देन क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पेरोक्सीसोम्स, ये ऑर्गेनेली जो है मेम्ब्रेनस बाउंड है और कहाँ मिलती है, प्लांट सेल के अंदर मिलती है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट प्लांट सेल का। क्लियर। चलिए अब इसी तरीके से होता है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में ही एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, देखो जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है स्टूडेंट, दिस आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन को कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लियर। अब इसी ने क्या किया हुआ है, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को होल्ड करके रखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो स्टूडेंट, ये क्या होती है, दीज आर सेड टू बी द माइक्रोविलाई। ये क्या करती है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये क्या है, सिंपल। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अपने फोल्ड्स बना ले, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल दी, जिसको माइक्रोविलाई कहा है। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे, स्ट्रेट करेंगे ना, तो ये कई गुना बढ़ गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है कई गुना बढ़ गया है, और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एनिमल सेल में। सो माइक्रोविलाई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करती है, बहुत काफी टाइम्स जो है बढ़ा देती है। क्लियर। चलिए अंदर देखते हैं स्टूडेंट, सेल के अंदर क्या है। तो ये देखिए, ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप, और ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियर एनवलप। और इसके अंदर डेंस पार्ट भी प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा गया है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। उसके अलावा और क्या होता है स्टूडेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, पेरोक्सीसोम एंड सेंट्रियोल। यही सेंट्रियोल प्लांट सेल में हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि होती ही नहीं है। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म पे ये सारे कंटेंट होते हैं, और ये गोल्जी अपैरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। सो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अब इसके अंदर जो हमने अभी ऑर्गेनली देखी ना, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, या फिर गोल्जी अपैरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इन सभी ऑर्गेनेली को हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सेल वॉल से।